नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है संघर्ष आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और संघर्ष आईएएस परिवार आपके स्वस्थ होने की कामना करता है। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे। आज जैसे हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक अपना पॉलिटी का टॉपिक लेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जहाँ पे भी जीएस का रोल रहता है, वहाँ पे जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उस टॉपिक का कम से कम 2 से और 5 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आज का टॉपिक है वो है प्रस्तावना। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे हमारा जो संघर्ष आईएएस है, संघर्ष आईएएस प्लेटफॉर्म है, एक फाउंडेशन बैच लेके आया है जिसका नाम है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। तो उस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच के ही क्रम में हमारा जो डेमो क्लास है, उस डेमो क्लास में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रस्तावना ही टॉपिक क्यों कलेक्ट किया कि हम पहले प्रस्तावना पढ़ाएं। जबकि आप लोगों के दिमाग में आएगा कि संविधान पढ़ने से पहले तो संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ना बहुत जरूरी है कि संविधान कैसे बना। लेकिन हमारा जो फाउंडेशन बैच है, हम लोग थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी एनसीईआरटी को देखेंगे, कोई सी भी एनसीईआरटी आप देख लीजिए 6 to 12th क्लास तक की। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो आपको सेकंड पेज पे मिलती है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि हम आज प्रस्तावना पे ही बात करते हैं। और जब हम प्रस्तावना पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें प्रस्तावना से क्वेश्चंस आए, आज के इस 10 से 12 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल जो प्रस्तावना को टच करके जाए या प्रस्तावना में से आए वो गलत ना हो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको आश्वस्त करा सकता हूं कि आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप 100% पाएंगे कि आपने बहुत बार प्रस्तावना पढ़ी होगी। उन सारी प्रस्तावनाओं को पढ़ते हुए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको संविधान बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और संविधान आपको समझ में आएगा तो आप बहुत अच्छे से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं डिफरेंट जगह जाके, और उसको अपने एग्जाम में भी आप उसका प्रत्युत्तर ले सकते हैं, प्रतिफल ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं संविधान की उद्देशिका की। तो जैसे उद्देशिका की बात करते हैं तो आप किसी भी देश का संविधान पढ़ने के लिए जाएंगे या किसी भी देश का संविधान देखेंगे तो उस संविधान को देखने से पहले सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है उद्देशिका। एक्चुअल में उद्देशिका किसी बुद्धिजीवी ने उद्देशिका को बोला है कि ये की है किसी भी संविधान को जानने की, और किसी ने उसको बोला है कि ये दर्पण है किसी भी संविधान को देखने का। एक्चुअल में संविधान की जो उद्देशिका होती है, उद्देशिका में जो भी उस टाइम के बुद्धिजीवी रहे होते हैं, हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान जब बन रहा था, भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो कार्य मिला था वो संविधान सभा को मिला था। और संविधान सभा में जो बुद्धिजीवी लोग थे वो संविधान को कैसा बनाना चाहते थे उसको जानने के लिए उद्देशिका में उन लोगों ने सारे अपने आदर्श, सारे अपने जो नीति थी, जो उनके उद्देश्य थे, वो चाहते कैसा था, वो एक कैसे राज्य का निर्माण करना चाहते थे, वो एक कैसे राष्ट्र में आगे बढ़ना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया। और मैं उससे पहले आपको 2 फैक्ट बताऊंगा जो फैक्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आपको देखे होंगे, आपको मिले होंगे कि यूपीएससी यूपीपीएससी में पूछ लेता है कि संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो मैं एक डेट आपके सामने डिफाइन करूंगा जिसकी जो डेट है 13 दिसंबर 1946। जो आप जानते हैं संविधान सभा का सिस्टम चल रहा था 9 दिसंबर 13 दिसंबर ये संविधान सभा का सिस्टम चल रहा था। अलग अलग चीजों को अलग अलग कमेटी बनाकर अलग अलग उन लोगों को कार्य मिला हुआ था। किसी को संविधान की प्रारूप समिति का कार्य मिला था, किसी को झंडा समिति का, किसी को आदर्श, किसी को मौलिक अधिकार, डिफरेंट है। वो हम बात करेंगे अपने आगे की वीडियो में। फिलहाल मैं बात करता हूं सिर्फ एक डेट पे कि संविधान की जो उद्देशिका है, वो उद्देशिका प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1946 को। और उस प्रस्ताव को जो मतलब प्रस्तुत करने के बाद स्वीकृति मिली थी, यानी कि उसको अपनाया गया था, वो अपनाया गया था 22 जनवरी सन 1947 को। ये 2 फैक्ट आपको मैंने बताए हैं अब तक। ये 2 फैक्ट, क्योंकि फैक्ट हम रट नहीं सकते, फैक्ट हम याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, केवल हमको उनको रटना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे हम स्टार्ट करते हैं। संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका बड़ी ही पवित्र एक छोटी सी कुंजी है, बड़ी ही पवित्र एक रिफ्लेक्शन है जो हमारे पूरे संविधान में उस समय के बुद्धिजीवी अपने दिमाग में सोच रखा था, कैसा एक राज्य का निर्माण करना चाहते थे। उसमें उन्होंने सबसे पहले शब्द लिखा है हम भारत के
के लोग मतलब वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि बात क्या कर रहे हैं, जो ये संविधान बन रहा है इस एक शब्द से पता चल रहा है कि ये जो संविधान है जो राज्य के लोगों के लिए, वन टू ऑल, यानी कि एक से लेकर जितने भी लोग राज्य में रहते हैं उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम जो राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस राज्य में हम आंतरिक और बाह्य मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। हम किसी से कोई प्रेशर नहीं लेंगे, हम किसी से कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उनसे नहीं करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं समाजवादी, जैसे कि शब्द ही है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमारे जो राज्य होगा, हम जिस राज्य का निर्माण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम भारत के लोग कैसा चाह रहे हैं, एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाह रहे हैं जो क्या होगा, जो किसी बाह्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त ना करने वाला राज्य होगा। और कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म को, हमारे राज्य का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, हमारे यहाँ सर्वधर्म संभव वाला सिस्टम होगा, हमारे यहाँ सारे धर्मों को सेम मान्यता मिलेगी। उसके बाद कह रहे हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जैसे कि बात करें, जैसे हमने जो समाज बनाया है, जो हमारी इच्छा है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य में क्या होता है, जो हमारे राज्य का मुखिया होगा, जो हमारे राज्य को चलाने वाले अलग अलग डिफरेंट जो नेता होंगे, उनका जो क्रम होगा वो वंशानुसार नहीं होगा कि उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं। वंशानुगति को हमारे यहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी। उसमें दी जाएगी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोगों के द्वारा उन्हीं में से कोई एक आदमी को इलेक्ट करके, उसको सेलेक्ट करके हम लोग भेजेंगे बनाने के लिए, एवं उसके समस्त नागरिकों को, जैसे कि बात करते हैं कि किनको, हम भारत के लोग, किन नागरिकों के, जो हमारे राज्य में रहने वाले नागरिक हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हम उनको न्याय दिलाएंगे। सामाजिक मतलब होगा कि समाज में कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक रूप से वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, चाहे वो ऊपर के दर्जे के हों, चाहे वो नीचे के दर्जे के, और राजनीतिक रूप से भी वो स्वतंत्र होंगे। यानी कि हमारे पास 3 न्याय हमारे पास मिलेंगे। कौन कौन से न्याय मिलेंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ये 3 न्याय मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि हम विचार, हमें ऐसे ही हमारे संविधान में जब इन्होंने इतना सारा काम कर दिया, इन्होंने बना दिया एक राज्य, इन्होंने दे दिए हमें न्याय, अब उस राज्य में होना क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमको स्वतंत्रता दी कि हमारे मन में कोई भी विचार आएगा, हम अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, विचार की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आएगा, उस विचार को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। संविधान में हम लोग आपको पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। तो जैसे हमारे मन में कोई विचार आएगा, हमको कुछ रटना नहीं है, हमको देना, हमारे नॉर्मली हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में कोई विचार आता है, और जैसे ही विचार आता है तो हम उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो विचार, उसके बाद अभिव्यक्ति, और जैसे ही कोई अभिव्यक्ति आती है तो हम उस अभिव्यक्ति को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये क्रोनोलॉजी है, कहीं लिखा नहीं है, मैं बात कर रहा हूं केवल इन शब्दों पे, मैं जोड़ के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही अभिव्यक्ति आती है तो अभिव्यक्ति के बाद हम बात करते हैं विश्वास की, कि हमें विश्वास है कि हम किसी संस्था पे विश्वास करेंगे, हम किसी धर्म पे विश्वास करेंगे, हम किसी भी सिस्टम पे विश्वास करेंगे, वो हमारी स्वतंत्रता, हम विश्वास करें या विश्वास ना करें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बात करते हैं धर्म की, तो हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में नाना प्रकार के धर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, पारसी। हमें बिल्कुल धर्म की स्वतंत्रता, हम अपने धर्म को, किसी को भी धर्म को मान सकते हैं, और उसके जैसे धर्म को मानेंगे तो हर धर्म को मानने की अपनी उपासना होती है, उस धर्म की उपासना करने की भी स्वतंत्रता हमको मिलेगी। हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होगी, हमारे संविधान में कोई बाउंडेशन नहीं होगी। हमारे जो नेता लोग, हमारे जो उस टाइम के संविधान सभा के जो बुद्धिजीवी थे, वो जो संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो संविधान हमको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। कोई पारसी है तो वो अपने पारसी वाले देवता की पूजा और उपासना करे, अपने मन में वैसे अभिव्यक्ति पैदा करे, रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि हमारे देश में सारे एक साथ मिलकर रहें और सब धर्मों का हमारे यहाँ सम्मान हो। दूसरी बात करते हैं हम लोग प्रतिष्ठा और अवसर। हमें हमारी डिग्निटी होनी चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हर एक किसकी, हम हमारी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हम भारत के लोग, भारत के लोगों की। देखो, हमारे पास विचार आया, हमारे पास अभिव्यक्ति आई, हमारे पास विश्वास आया, हमारे पास धर्म आया, हमारे पास उपासना आई, और जब ये सब चीजें आ गई तो अब हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, हमारी अपनी प्रतिष्ठा। जैसे ही हमारे पास प्रतिष्ठा होगी तो हमें अवसर की क्षमता मिलनी चाहिए। अवसर मतलब अब हमें अवसर होना चाहिए कि हम चाहें तो हम राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हम चाहें तो प्रधानी का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हम चाहें तो हम अपना स्कूल खोल सकते हैं, हम चाहें तो हम कुछ भी करें। हमें किसी भी चीज में हमारे को पर्टिकुलर आदमी को रख के कि तुम नीचे हो, तुम ऊंचे हो, इस हिसाब से हमें अवसर की असमानता नहीं बताई जानी चाहिए। उसके बाद बात करें
समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग जानते हैं, शब्द ही आपने सुना है गरिमा, कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हम लोग जो संविधान, हमारे जो संविधान निर्माता संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किन के लिए कर रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा, किस व्यक्ति की जो राज्य में रह रहा है, और राष्ट्र की एकता, जो हम राष्ट्रीय राज्य बनाने चाह रहे हैं उसकी एकता, उन दोनों को ध्यान में, और अखंडता। अखंडता का मतलब होता है कि कोई राष्ट्र हमारा राष्ट्र है भारत, भारत हमारा देश है, उसमें छोटे छोटे राज्य हैं, तो वो राज्य एक साथ रहेंगे, वो अखंड रहेंगे, खंडित नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन में। उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व का मतलब होता है आपसी भाईचारा, उसको बढ़ाए रखने के लिए, ताकि हम भारत के लोगों में से कोई भी लोग इस अखंडता को खंडित करने की कोशिश ना करे, चाहे वो कैसे भी, किसी भी, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में, किस संविधान सभा में, जो संविधान सभा थी आपको पता होगा, हम आपको बताएंगे आगे भी कि जो पहली हमारी लोकसभा थी वो हमारी संविधान सभा ही थी। तो किसको कह रहे हैं, एक्चुअल में ये कानून ही बन रहा है, और कानून बनाने की प्रोसीजर हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे कानून बनता है। अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, ये वो डेट है जब हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। उसके बाद कर रहे हैं, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत मतलब बना के, हम पूरा जैसे अंग बनाते हैं उसका एक एक पार्ट बनाया है, वो हम अंगीकृत, अधिनियमित। आपने देखा है जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो अधिनियम होता है, उसके पहले अधिनियम होता है, उसके बाद कानून बन जाता है, और आत्म अर्पित कर रहे हैं। आत्म अर्पित किसे कर रहे हैं, हम भारत के लोगों को। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो बुद्धिजीवी लोग बना रहे थे। ये सारी पूरी संविधान को हम देखें तो हमारे पूरे भारतीय संविधान का जो रिफ्लेक्शन है इस हमारी प्रस्तावना में ही मिल जाता है। अब मैं बात करूंगा सिर्फ 2 मिनट कि क्वेश्चंस को पूछने की बात क्या आती है। आप देखेंगे, आप उठाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उद्देशिका के क्वेश्चंस आप उठाइए, आप किसी भी किताब में जाइए, आप उठाइए, आप देखिए हम भारत के लोग, पहला ही क्वेश्चन हो जाता है कि हम भारत के लोग किसको इंडिकेट करता है, संविधान की उद्देशिका में हम भारत के लोग किसको इंडिकेट करता है। या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, वो किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के किसके लिए सबसे मुख्य लोग कौन है, तो सबसे मुख्य लोग हैं हम भारत के लोग, यानी कि वो पब्लिक जिनके लिए संविधान बनाया गया है। यहां से कम सैकड़ों बार अलग अलग जगह पे जाके क्वेश्चन पूछा गया है कि हम भारत के लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्या मतलब है उन हम भारत के लोग का। तो ठीक है, अब आप आगे की बात करते हैं। अलग अलग शब्दों की बात हम लोग अगले लेक्चर में जब भी आएंगे, हम आपको अलग अलग शब्दों की, प्रभुत्व संपन्न, इस पे एक 10 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, इस पे एक लेक्चर हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र क्या होता है, इस पे एक लेक्चर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, कई बार नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं बताऊं तो 10 से 12 बार ये पूछा गया है कि भारत की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। और आपको न्याय में क्या देगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और उसके साथ दे देगा धार्मिक न्याय। आपको क्या करना है, ये देखना है कि हमें कितने न्याय, एक आदमी को रहने के लिए सबसे पहले सामाजिक रूप से एकता चाहिए, न्याय चाहिए, आर्थिक रूप से चाहिए, उसके बाद राजनीतिक रूप से चाहिए। तो ये 3 टाइप से कम 10 बार ये सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी और आईएएस में, स्पेशली अलग अलग जाके देखिए। उसके बाद दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, विचार आएगा, अभिव्यक्ति आएगी, विश्वास जमेगा, धर्म को मानेंगे, उपासना करेंगे, 5 प्रकार की। कई बार तो मैं देखता हूं, हम लोग पिछले साल की जब क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग, हमारी टीम पूरी बैठ के उस पर रिसर्च करती है, और रिसर्च के बाद देखती है कि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो क्रम है, कई बार ऐसे यूपीएससी क्या करता है, कुछ और थोड़ी करेगा, प्रस्तावना यही, डेट यही, शब्द यही, सारे यही, बस क्या है कि उसको दिमाग से घूमना है, उसको दिमाग से घूमना है, दिमाग को घुमाना है। तो वो क्या पूछेगा कि इनका क्रम बताइए, इनका क्रम। कई बार क्या करेगा, क्रम में एक विचार लिख देगा, फिर विश्वास लिख देगा, फिर उपासना लिख देगा, फिर धर्म, 4 ऑप्शन बना के आपको पागल करेगा। तो आपको बिल्कुल फिंगर्स पे आपको सोचना है। सबसे पहली बात, इस लेक्चर को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य यही है कि जब आप लोग इसको पढ़ें तो आप देखें कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सिंपल से रहे। सबसे पहले क्रम को पूछ लेता है न्याय का, सबसे पहले समाज बनेगा, समाज में फिर आर्थिक रूप से सिस्टम आएगा, आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय, चाहे वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे, आपको याद होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सेकंड पे आपको आएगा कि वो बताओ कि उनका क्रम क्या है, जो स्वतंत्रताएं हैं उनका क्रम क्या है। तो उनका क्रम हमें ध्यान रखना। हमारे मन में क्या विचार आएगा, विचार के बाद अभिव्यक्ति आएगी, अभिव्यक्ति के बाद हमारा विश्वास बनेगा, विश्वास जैसे ही हमारा बनेगा तो हम धर्म की तरफ अप्रोच करेंगे, और जैसे ही धर्म हमारा, हम हर सर्वधर्म संभव वाले की बात करते हैं, जैसे ही हमारा धर्म आएगा हम उपासना की बात करेंगे। ठीक है, तो 5 प्रकार के हमारे पास स्वतंत्रताएं दी गई। उसके बाद बोलेगा कि समता कितने टाइप की दी गई है। तो आपको पता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 टाइप की आपको समताएं दी गई हैं। तो यहां से कम नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना कब प्रस्तुत हुई, प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया, प्रस्तावना में भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान आंशिक रूप से आपका अगर लिखने के लिए आएगा, आपको देखने को मिलेगा, तो एक ऑप्शन आता है 26 जनवरी 1950। अगर 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 दोनों ही ऑप्शन में है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, एक ही ऑप्शन में रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबल आपका आंसर है, क्योंकि आंशिक रूप से हमारा जो संविधान था वो जब हमारी उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी तभी लागू हो चुका था, 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुका था। तो नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मुझे लगता है एक बार मैं फिर से इसको पढ़ के अपने लेक्चर को खत्म करूंगा कि कितने सिस्टमैटिक वे से हमारे बुद्धिजीवी, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने कितना अच्छा काम करा। हम भारत के लोग हमारे लिए बना रहे हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सब, देखो सिस्टम है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस संविधान में, मैंने ये 1, 2 और ये 3 शब्द अंडरलाइन कर रखे हैं, कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में ये शब्द कब ऐड करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। एक शब्द बस इतना याद रखना, एक सवाल याद रखना है कि हमारे संविधान सभा जब हमारी लागू हुई, संविधान का जब हमारा लागू हुआ था, जिस समय उद्देशिका प्रस्तुत की जा रही थी, उस समय पे ये 3 शब्द, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, ये 3 शब्द उसमें नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। और ये कई बार पूछा गया है कि संविधान, और तो और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की जो उद्देशिका है, वो उद्देशिका जो कब कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, अब तक उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान की जो उद्देशिका है केवल एक बार संशोधित हुई है, और वो संशोधित हुई है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, जिसमें हमारे संविधान संशोधन जिस सरकार ने प्रस्तुत किया था, उस सरकार ने इन 3 शब्दों को इसमें इंप्लीमेंट किया था। इन सब 3 शब्दों की अलग महत्वता है, क्यों इंप्लीमेंट किया, कैसे इंप्लीमेंट किया, वो हमारा दूसरा पार्ट होगा। एक लास्ट बस एक पार्ट है कि क्या संविधान, हमारे पास क्वेश्चन बनता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, क्या संविधान सभा हमारे, क्या उद्देश्य का संविधान का पार्ट है या भाग है। तो ये क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि कई सारे केस आए, एक तो वेरुवादी केस हुआ, एक केशवानंद भारती केस हुआ। इन सब केसों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या इन केस को देखते हुए उद्देशिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट दिए, कैसे संविधान की जो उद्देशिका है उसको पार्ट माना गया है कि पार्ट नहीं माना गया है। फिलहाल के लिए भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो मूल पार्ट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया था कि ये उद्देश्य का हमारा संविधान का पार्ट है। और हम बाकी के जो चीज़ हैं वो आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।